अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात, ये लेक्चर 113 है। कोई हल्का फुल्का एक लेक्चर हम और भी किसी दिन करेंगे, तो इसको लास्ट लेक्चर में समझा जाए। अच्छा, इसमें 5 पार्ट्स होंगे, देखते जाएंगे। 1.5 घंटे बाद ना मुझे, या 1 घंटे 15-20 मिनट बाद रुकवा दिया करना। तो अगर इन हजरात ने मुझे याद करवाया फिज़िकल वालों ने, तो आखिरी पार्ट के साथ दी एंड भी लिखा जाएगा ऑफ लेक्चर 113। चलें जी, निकालें जी। IAS 28 से शुरू करते हैं। पास पेपर का क्वेश्चन 5 निकालें और पास पेपर का क्वेश्चन 6। पेज नंबर बता दें। 175। अच्छा माजरत भाई, मैं एक रिदम के साथ असल में चीज़ें चलाना चाह रहा हूँ, तो 4-5 मिनट ज़रा वेट कर लेते हैं कुछ हजरात का। ये IAS 1037 के 2-3 क्वेश्चन कर लें। मीनवाइल क्वेश्चन 4 निकालें पास पेपर का। पेज नंबर 279। For the purpose of this question, you may assume that today is 15 फरवरी 2018। 15 फरवरी 2018 का क्या मतलब होता है? इस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज हो गई हैं या हम इस दिन खड़े हैं? हम इस दिन खड़े हैं। हमारा ईयर एंड कौन सा है? 31 दिसंबर 2017। 15 फरवरी को खड़े हैं, 1.5 मंथ्स गुजर गया है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डायरेक्टर ऑथोराइज करेंगे वो शायद मार्च अप्रैल में जाके करें, वो पता नहीं कब करनी है। इन नवंबर 2017, हमारा साल खत्म होने से 2 महीने पहले, एज अ पॉइंट 4 है, एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तौर पे एन ऑप्शन ऑफ अर्ली रिटायरमेंट, एक अर्ली रिटायरमेंट की ऑप्शन दी गई इन एक्सचेंज फॉर वन ऑफ पेमेंट ऑफ 10 लाख। हर एम्प्लॉय को कहा गया तुम 10 लाख रुपया ले लो, जाओ हमारी जान छोड़ो। टू ईच एम्प्लॉय एज अबव 50 ईयर्स, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है। अकॉर्डिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के मुताबिक मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट, मैनेजमेंट का ये ख्याल है कि 25 एम्प्लॉइज वुड एक्सेप्ट द ऑफर। मैनेजमेंट का ख्याल है 25 एम्प्लॉइज ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। अनाउंस कब किया गया? नवंबर में। अनाउंस कब किया गया? नवंबर में। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर। खड़े कब हैं? 15 फरवरी। अनाउंस कब किया गया? नवंबर में। हमारा ईयर एंड, खड़े कहाँ हैं? 15 फरवरी। अकॉर्डिंग टू प्लान मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट 25 एम्प्लॉइज वुड एक्सेप्ट द ऑफर। हमारा ख्याल है कि 25 लोग ऑफर एक्सेप्ट करने आएंगे। द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज टिल 31 मार्च। 31 मार्च 18 तक आ सकते हैं। 50 साल से ऊपर के लोग 31 मार्च 18 तक आ सकते हैं। अगर आ गए तो हर एक को 10 लाख दिया जाएगा। अनाउंसमेंट बता दें, हमारे साल में हुई है या अगले साल हुई है? इन नवंबर, एज अ पार्ट ऑफ एन ऑप्शन फॉर वन ऑफ पेमेंट वाज ऑफर्ड इन नवंबर। इट वाज ऑफर्ड, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। The option can be exercised till 31 March. 10 employees have already opted for scheme till 31 दिसंबर। 10 employees 31 दिसंबर तक आ चुके हैं। अब फर्दर 6 have opted for scheme after year end। 15 फरवरी तक 6 आ चुके हैं, समझ आ रही है? अब फर्दर have opted after year end। अब हम 15 फरवरी को खड़े हैं ना, तो 6 हमें और 6 का इल्हाम हो गया, 6 और आए हैं। कैसे पता चला? किस दिन पता चला? 15 फरवरी को पता चला 6 और आएंगे, 6 और आ चुके हैं। कॉस्ट रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग, अच्छा इसको छोड़ें, ये डिफरेंट बात है। आप बता दें जी, कितने 31 दिसंबर तक आ चुके हैं? 10। कितने 15 फरवरी तक आ चुके हैं? 6। 15 फरवरी तक बाद में। अच्छा, टोटल कितने आने हैं? 25। बता दें लाइबिलिटी कितनों की बुक करें? 25 की बुक करूं, 16 की? चलें इसको छोड़ें। अटैक हुआ फैक्ट्री में, जिस वजह से एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई। 10 के वर्षा आ गए हैं हमारे साल, 6 के वर्षा और आ गए हैं। टोटल हमारा अंदाजा है 25 के वर्षा आएंगे, क्योंकि डेथ काफ़ी सारों की हुई है, तो टोटल हमारा अंदाजा है 25 के वर्षा आएंगे। बताएं कितनों की प्रोविजन बुक करेंगे? बताया यार आपको 25 की।
तो मैनेजमेंट का एस्टीमेट है 50 लोगों ने आना है, 50 साल से ऊपर के लोगों ने आने हैं, और मैनेजमेंट का अंदाजा है कि 25 लोगों ने आने हैं। अब वो 25 लोगों को जब आपने खुद ऑफर की हुई है कि मार्च के एंड तक आ जाओ, तो जरूरी तो नहीं वो सारे के सारे 15 फरवरी तक आ जाएं। वो आएंगे, आराम से आएंगे, सबको पता है माशाल्लाह अक्लमंद जी शऊर बंदे होंगे एम्प्लॉइज, उन सबको पता है कि 31 मार्च तक हमारे पास ऑफर है, हम किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो मोहतरम, पास्ट इवेंट इज अनाउंसमेंट एंड द रिलायबल एस्टीमेट इज 25, नॉट एक्चुअली लोगों का आना। तो ये 10 और 6 की कहानी थी, बस प्रोविजन कितनों की बुक करनी है, 25। तो बार बार मैंने आपको कहा था, चाहे ईयर एंड तक लोग आ जाएं, चाहे ईयर एंड के बाद लोग आ जाएं, चाहे बाद में भी आने की उम्मीद हो, हम सब, और पेपर में ये भी लिख सकता है कि सम आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू कम आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी भी लायबिलिटी हमारे साल में ही बुक करनी है। अनाउंसमेंट हमारे साल में भी है। द मेन क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग इज नवंबर। वो कहते हैं नवंबर के अंदर हमने अनाउंस कर दिया, कुछ लोग दिसंबर में आए हैं, कुछ लोग जनवरी फरवरी में आए हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होने के बाद आएंगे, आते रहें जब तक मर्जी, हमने लायबिलिटी हमारे साल बुक करनी है, क्योंकि अनाउंस कब हो गया, हमारे साल हो गया। हाँ, अंदाजा 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 बताया करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो तभी पता चलेगा जब 31 मार्च आ जाएगा, और 31 मार्च को खड़े होकर एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितने लोग आ गए हैं। अगर कम आए तो फिर डेट इज अ चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट, आप अगले साल उसको अफेक्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। 10 ईयर एंड पे आ गए, उनकी पेमेंट हो नहीं गई होगी असल में ना, इसमें मुझे नहीं लग रहा पेमेंट साथ साथ हो रही हैं इन नवंबर, पेमेंट साथ साथ का कोई जिक्र नहीं है, तो पेमेंट शायद एंड 31 मार्च को सारे आएंगे, एक दफ़ा रिटायर होंगे, फिर उन्हें पेमेंट्स होना शुरू होंगी। ओके, अगर उसका एस्टीमेट 25 वाला ना होता तो फिर तो हम 16 की बुक करते, और क्या करते, फिर तो डाटा ही अवेलेबल नहीं है। अगला सवाल बताएं कौन सा है, 12 का 1। Walnut is engaged in the business of import and distribution of electronic appliances. रिवीजन प्लान अपलोड हो चुका है, शायद आपने देख लिया हो। अच्छा जी, Walnut Limited is engaged in the business of import and distribution of electronic appliances. The following events took place subsequent to reporting date. रिपोर्टिंग डेट के बाद ये इवेंट्स हुए हैं, डेट इज 31 दिसंबर 2011। सब्सिक्वेंट टू रिपोर्टिंग डेट, IS 10 टेस्ट करना चाह रहे हैं। ऑन 15 जनवरी 2012, साल खत्म होने के 15 दिन बाद, one of the WL's competitors announced launching of an upgraded version. एक कंपेटिटर ने अनाउंस किया है साल के 15 दिन बाद कि हमने एक नया वर्जन लॉन्च करें डीवीडी प्लेयर्स का। WL इन्वेंट्रीज इंक्लूड लार्ज स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग वर्जन ऑफ डीवीडी। हमारे पास भी एक डीवीडी प्लेयर है जो हमारे पास 15 मिलियन का स्टॉक में पड़ा हुआ है। बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अपग्रेडेड वर्जन, नया वर्जन आने की वजह से द NRV ऑफ हमारे वाला वर्जन हैज रिड्यूस टू 12.5 मिलियन। अब बताएंगे ये 2.5 मिलियन का NRV लॉस जो रिकॉर्ड करना है, does it relate to circumstances that arose after the balance sheet date or does it relate to circumstances that existed at balance sheet date? क्या एग्जिस्ट क्या कर रहा था ऑन 15? मैंने कहा था इन्वेंट्री के केस में अगर सवाल खामोश होगा तो एडजस्टिंग लेंगे, सवाल खामोश नहीं है, सवाल चीख चीख के पुकार रहा है। ऑन 15 जनवरी कंपेटिटर अनाउंस्ड लॉन्चिंग ऑफ अपग्रेडेड वर्जन। तो किस वजह से हमारी इन्वेंट्री कम हुई? That relates to circumstances that arose. The circumstance which arose is announcement by competitor on 15 जनवरी। तो अगर वाजे बता दें इन्वेंट्री के अंदर रीजन, तो फिर उसी रीजन को लेके चलें। बट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रीजन, तो फिर आप जो है वो इन्वेंट्री और डेटर के केस में कहा था एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। तो दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट 15 जनवरी। ओके अच्छा जी, आप रात का वेट हो रहा था, पास पेपर का क्वेश्चन 2 करना था, एक अच्छा सवाल है, निकालें जी। पास पेपर क्वेश्चन 2 का 4। टीएल जरा देख लें, टीएल का कारोबार क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ। टीएल इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग, कारोबार इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज करना है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। 30 जून 2019 हमारा ईयर एंड है। टीएल सेल्स प्रोडक्ट बी विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स। टीएल एक बंदा है जो कि जब प्रोडक्ट बेचता है तो उसमें वारंटी कार्ड डालता है। कस्टमर जब वारंटी कार्ड घर जाके खोलता है तो उस पर लिखा होता है 12 महीने की वारंटी।
12 महीने में चीज़ ख़राब हो गई तो आप ले आइएगा। अगरचे द मैन्युफैक्चरर दैट इज सल्फर, तो फिर लिखें टीएल रिटेलर होगा, फिर टीएल लिखें रिटेलर होगा। टीएल सेल्स प्रोडक्ट बी विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स, रिटेलर ही चीज़ें बेचता है ना, तो टीएल रिटेलर होगा। अगरचे द मैन्युफैक्चरर सल्फर। अब पार्टीज कितनी बन गई? 3, 2 तो नहीं, कस्टमर भी तो होगा ना। इधर हम रखेंगे टीएल को, इधर हम मैन्युफैक्चरर लिखे थे कस्टमर लिखे थे, मुझे तो भूल ही गया है, जाके देख लेते हैं, जाके देख लेते हैं कहीं। तो बातें वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं इसके जाके देखने का, आसान सी बात है, लेकिन ऐसे ही ज़रा इधर हम कंपनी लिखते थे, इधर इंश्योरेंस कंपनी, उधर एम्प्लॉई, ठीक है। तो इधर फिर कस्टमर लिखें, इधर मैन्युफैक्चरर। कस्टमर की तरफ हम लायबल फील करेंगे, मैन्युफैक्चरर वाली कहानी सवाल बता देगा। तो हम टीएल की बुक्स में सवाल सॉल्व कर रहे हैं। टीएल सेल्स प्रोडक्ट विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स। टीएल वो जो दरमियान वाला है, ये 12 महीने की वारंटी के साथ प्रोडक्ट्स बेचता है। अगरचे द मैन्युफैक्चरर सल्फर लिमिटेड प्रोवाइड्स अ वारंटी ऑफ 8 मंथ्स ऑनली। मैन्युफैक्चरर सिर्फ 8 मंथ्स की वारंटी देता है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी कहानी होगी कि जब वो मोबाइल का डब्बा जाके खोलता होगा तो डब्बे के अंदर पड़ी होती होगी मैन्युफैक्चरर की वारंटी, वो होती होगी 8 महीने, और डब्बे के बाहर टेप से रिटेलर ने अपनी तरफ से वारंटी दी होती है 12 महीने की। अब ये 12 जमा 8 एज्यूम नहीं करना कि 8 महीने मैन्युफैक्चरर की वारंटी है, जब वो 8 महीने खत्म हो जाएंगे अगले 12 महीने रिटेलर की वारंटी होगी, कोई इस तरह एज्यूम नहीं करना। वारंटी आपको पता है उस दिन से शुरू होती है जिस दिन दुकानदार चीज़ बेचे। तो आ जाओ आगे, अपनी जगह पे बैठो जहाँ बैठते थे, इस तरह ना करो तो क्लास इम्बैलेंस ही लगती है। जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठा करें। टीएल सेल्स प्रोडक्ट विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स। टीएल बेचता है प्रोडक्ट 12 महीने की वारंटी से। अब इधर देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। टीएल सेल्स प्रोडक्ट विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स। टीएल जी कितने महीने की वारंटी दे रहे हैं? 12 महीने की। अगरचे द मैन्युफैक्चरर डेट इज सल्फर लिमिटेड, सल्फर लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है, वो वारंटी कितने महीने की दे रहे हैं? 8 महीने की। तो 12 महीने की वारंटी ये दे रहे हैं, 8 महीने की वारंटी ये दे रहे हैं। वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल, लेकिन एक बात कहता है याद रखिएगा, वारंटी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर देता है, यानी रिटेलर जो टीएल है वो इतना इक्विप्ड नहीं है, इतना अप टू डेट नहीं है कि इसने वारंटी देने के लिए स्टाफ भी रखा हो। ये जो इससे पता ये चला कि 8 महीने की वारंटी तो ये दे ही रहा है, ये कितने महीने की वारंटी दे रहे हैं? 12, यानी एक्स्ट्रा 4 की दे रहा है। तो एक्स्ट्रा 4 की जो वारंटी होगी वो भी बेचारा ये दे नहीं सकेगा, ये इसी से दिलवाएगा, लेकिन शायद खर्चा फिर ये उठाए। सोच लें जिम्मेदारी क्या किसकी बनेगी बेचारे की। इसने जिम्मेदारी दे दी ना 12 महीने की, जब इसने जिम्मेदारी दे दी 12 महीने की, तो ये 12 महीने की जिम्मेदारी देके टोटल 12 महीने के लिए फंस गया। लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स भी रहे, क्योंकि 8 महीने जिम्मेदारी किसकी है, और अगले 4 महीने जो जिम्मेदारी है वो तो इसकी है, लेकिन इसने रिपेयर करवा के किससे देना है? एसएल से। ये कहां लिखा हुआ है? वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल। सही एसएल नहीं करके दे रहे, रिपेयर शॉप शायद टीएल के पास नहीं है कोई, और चीज भी कोई टेक्निकल होगी, कोई चीज बेची होगी, वो बेचारा कहां से सही करके दे। अब हाउएवर टीएल इज रिस्पॉन्सिबल, टीएल रिस्पॉन्सिबल है इफ एसएल फेल्स टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन फॉर द वारंटी। अगर एसएल अपनी वारंटी ऑनर, अपनी वारंटी इसकी 8 महीने की एसएल की, अगर एसएल अपनी वारंटी ऑनर करने से फेल हो जाता है, फिर टीएल कहते हैं मैं आगे बढ़ता हूं, मैं ये वाली वारंटी लेने को भी तैयार हूं। अब इफ वारंटी क्लेम्स अराइज विद इन 8 मंथ्स, अगर 8 महीने में 8 महीने के अंदर वारंटी आई, वो किसकी थी 8 महीने वाली? मैन्युफैक्चरर की। एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू खुदा के लिए टू कस्टमर का लफ्ज ना बोलें, दुनिया के अंदर कहीं भी कस्टमर को कॉस्ट चार्ज नहीं की जाती। वारंटी का मतलब ही ये है कस्टमर का कॉस्ट चार्ज नहीं की जानी। कस्टमर का लफ्ज ना बोलें, कस्टमर को वारंटी
कभी भी वो कोई कॉस्ट चार्ज करते ही नहीं। वारंटी का मतलब ही है कस्टमर को कॉस्ट नहीं चार्ज करनी। खुदा के लिए ये लफ्ज़ ना बोलें, कॉन्टेक्स्ट समझे सवाल का, अब मेरा मतलब जवाब दें। इफ वारंटी क्लेम अराइजेस विद इन 8 मंथ, एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू टीएल। एसएल टीएल से कहते हैं यार तेरे से मैंने पैसे क्यों नहीं कोई नहीं लेने। वाई? क्योंकि टीएल की जिम्मेदारी नहीं है। टीएल की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो किसने उठाई हुई है? वो टीएल ने अपनी तरफ से बोझ उठा लिया 12 महीने का, उसकी मर्जी। असल एसएल ने जिम्मेदारी उठाई हुई 8 महीने की, तो ये टीएल से कोई पैसे नहीं लेगा। हाउएवर एसएल चार्जेस, अब क्या बात करने लगा होगा, आगे पढ़े। हाउएवर एसएल चार्जेस, एसएल चार्जेस जो आखिरी 4 महीने हैं। हाउएवर एसएल चार्जेस 500, एसएल चार्जेस 1000 रुपया एंड एसएल चार्जेस 2500 फॉर माइनर, मॉडरेट एंड मेजर डिफेक्ट रिस्पेक्टिवली इन ईच। तो ये पर यूनिट हो गया, इन ईच यूनिट। इफ द डिफेक्ट अराइजेस इन एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड ऑफ विच इज ऑफर्ड बाय टीएल। ये किसको चार्ज करता है? एसएल चार्जेस रुपीज इतने इतने इतने। एक्सेलेंट। एसएल चार्जेस टू टीएल, तो एसएल चार्जेस टू टीएल ये एंड ये। द प्रोबेबिलिटी डेट वारंटी क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सोल्ड में राइज इज अंडर। ओके, अब पहले आप मुझे डिस्कशन बता दें 8 महीने की और 4 महीने की। 8 महीने के लिए इधर देख के बताएं कौन किसकी तरफ लायबल फील करे। एसएल कस्टमर की तरफ। एसएल, क्या ये मैं इस तरह एरो बना दूं कि एसएल कस्टमर की तरफ लायबल फील करे? ये एरो बना दूं या बना के मिटा दूं? क्योंकि मैं टीएल का सवाल सॉल्व कर रहा हूं, बना के मिटा देता हूं, बना के मिटा देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं टीएल का सवाल सॉल्व कर रहा हूं। एसएल किसकी तरफ लायबल फील करेगा? कितने महीने? 8 महीने। लेकिन 8 महीने के ऊपर एक और डिस्कशन भी है। अगर एसएल अपनी लायबिलिटी में डिफॉल्ट करे तो टीएल किसकी तरफ लायबल फील करेगा? क्या टीएल इस 8 महीने की लायबिलिटी बुक कर ले या एसएल डिफॉल्ट करे तो बुक करे? लेकिन एक बात किसी को याद हो, एक बात किसी को याद हो, टीएल इस 8 महीने के लिए कस्टमर की तरफ एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अपनी किताबों में डिस्क्लोज करेगा। कॉन्टिंजेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब होगा इफ एसएल विल डिफॉल्ट देन आई एम लायबल टुवर्ड्स फॉर दिस 8 मंथ एज वेल। तो ये हिलाती हिलाती लाइन मैंने लगाई है, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोविजन, इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है अगले सफ़े पे। ये जो सवाल आ रहा था ना इसमें, और इसके अंदर ये लाइन अगर आप देखें तो ये भी लिखी हुई है, However, in case SL default, the warranty service would have to be provided by OL। तो यहां मैंने ये कॉन्टिंजेंट वाला कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये सवाल भी इसके साथ लिंक्ड है। अच्छा सवाल था ये भी। ओके, यहां पे ये बात खत्म होगी, आगे चलें। अब ये 4 महीने की बात करें। 4 महीने की लायबिलिटी अपनी किताबों में कौन रखे? टीएल। टीएल किसकी तरफ लायबल फील करे? एसएल की तरफ। और इसने पैसे किसको देने हैं? एसएल को। लेकिन एरो अब जहां मर्जी लगा लें, टीएल कस्टमर की तरफ लायबल फील करेगा और टीएल रिपेयर किससे करा के दे देगा? एसएल से। अब एरो आपने इधर लगाना है, इधर लगा दें 4 महीने का, इधर लगाना है, इधर लगा दें, वो कोई मसला नहीं। रिपेयर किसने करके देने? एसएल ने। नहीं, ये ऑन रखें, ये ऑफ ना करें। रिपेयर किसने करके देने? एसएल ने। अब अगर रिपेयर एसएल ने करके देना है तो टीएल एसएल की तरफ लायबल फील कर ले या कस्टमर की तरफ, वो एरो ही आपने बनाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टीएल ये 8 महीने की डिस्कशन होगी मेरी, ये वाला एरो। अब 4 महीने के लिए टीएल लायबल फील करे टुवर्ड्स कस्टमर के। इसको क्या करवा के देनी है इसने? रिपेयर करवा के देनी है। आप बता दें प्रोविजन 8 महीने की बुक करें या 4 महीने की, और 8 महीने की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करें। इस साइड पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? द प्रोबेबिलिटी डेट ऑफ वारंटी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सोल्ड इज राइज। माइनर डिफेक्ट के लिए अंदर चीजें सही होने आ जाती हैं 12%। 100 में से 12 चीजें सही होने आ जाती हैं 8 महीने के अंदर। 100 में से 7 चीजें फिर सही होने के लिए आ जाती हैं, और 100 में से 4 चीजों को मेजर रिपेयर करके देनी पड़ती है, और 100 में से 6 चीजें 8 महीने के बाद आती हैं, 10 8 महीने के बाद आती हैं, 5 8 महीने के बाद आती हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड अ टोटल ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी हैज बीन सोल्ड बाय टीएल। रुक जाएं, अभी तक इसने कितने यूनिट्स बेच दिए हैं इस साल?
12,000 यूनिट्स बेचती हैं। अब मैं सिर्फ 4 महीने की कैलकुलेशन आपके सामने शो करने लगा हूं। 4 महीने के लिए चीजें माइनर इफेक्ट के लिए भी आएंगी, मॉडरेट के लिए भी आएंगी और मेजर के लिए भी आएंगे। क्वांटिटी बताएं टोटल 12,000। 12,000 में से कितने फीसद चीजें कब सही होने के लिए किस रिपेयर की मद में आएंगी? 12,000 में से 6% चीजें आखिरी 4 महीने माइनर रिपेयर के लिए आएंगी और 500 का खर्चा पर यूनिट करवाएंगी। कितने परसेंट चीजें आएंगी? 6%। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन क्वांटिटी लिखवा दें। 720 यूनिट्स आएंगे। एक यूनिट कितने का रिपेयर होगा? 500 का। एंड सिमिलरली अच्छा 12,000 ज़रब 10%, 1200 यूनिट्स। निहायत ही फारग ऑर्गेनाइजेशन है, अन्नी इसकी वापस आ रही हैं चीजें। इंटू ₹1000 इधर टोटल करेंगे। जी 6,60,000, 3,60,000, 100, 1,500, 31,20,000। टोटल कितना आ रहा है? 3060। ये प्रोविजन फॉर वारंटी के अकाउंट में कौन सी वाली फिगर होगी? सोच के बताएं। प्रोविजन फॉर वारंटी के अकाउंट में कौन सी वाली फिगर होगी? खर्चा कितना? 3060। एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 1.2 मिलियन हैज बीन पेड टू एसएल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस यूनिट। इसमें से 1.2 मिलियन हमने पे कर दी है। 1.2 हैज बीन पेड 1200। तो क्लोजिंग प्रोविजन बताएं कितनी बनेगी? 1860। कहता है इसमें से हमने 1200 पे कर दी है, तो बाकी अभी तक पेएबल है। अब ये कहानी समझे क्या है प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट। हमारा ईयर एंड क्या है? 30/19। शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 18 को। क्या 9वें महीने जो चीज आती है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? जी बिल्कुल। क्या 10वें महीने जो चीज आती है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? जी बिल्कुल। क्या 11वें महीने जो चीज आती है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? जी बिल्कुल। उसने सवाल में एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा लिखा था। अ टोटल ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी हैज बीन सोल्ड बाय टीएल ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल 12,000 बेचे हैं। अब मेरे ख्याल से जो इधर जुलाई में बिके होंगे उनके 9 महीने 10 महीने यही पूरे हो गए होंगे, और जो कोई अगस्त में बिके होंगे उनके भी 8 महीने के बाद 9वां 10वां या 11वां महीना इधर ही पूरा हो गया होगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी जो हमारे साल बेची हैं और हमारे साल उनका 9वां महीना पूरा हो गया होगा और वो रिपेयर के लिए आ गई होंगी। उनकी रिपेयर कॉस्ट हमने पे कर दी है।
लेकिन कैलकुलेशन में हमने पूरी 12 उठाई हैं, पूरे साल की उठाई हैं। जब कैलकुलेशन में पूरे साल की उठाई तो खर्चा पूरे साल का आया, उसमें से पेमेंट्स हो गई। लेकिन ऑब्वियसली जो चीज मैंने मार्च में बेची है उसकी 8 महीने की वारंटी मैन्युफैक्चरर के पास है, उसके लिए मैं स्टिल लायबल फील करूंगा, क्योंकि सेल इस साल हो गई है और ऑनर होने वारंटी अगले साल के लिए आना है। तो प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट की थोड़ी सी ये लॉजिक बनती है कि 12,000 की जो फिगर हमने उठाई है वो साल की सेल है, साल की सेल के बेस पे साल का खर्चा निकल आएगा। बट मेरी बैलेंस शीट में पेएबल पूरा इसलिए नहीं जाएगा कि कुछ जुलाई वाली चीजें जून से पहले पहले ही हमारे पास 9वें 10वें महीने आ गई होंगी फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर, उनकी डिटेल उसने ये दे दी हमें। इसलिए अगले सवाल में उसने एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी। अगले सवाल का जो पॉइंट 1 था उसने लिखा था ऑन 31 दिसंबर 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 and 7 would be incurred in next year for providing warranty services। ये सारा का सारा क्लोजिंग पेएबल है, इसमें इसने कैश पेमेंट नहीं दी थी। ये सवाल भी हमने क्लास में किया था, लेकिन इसने लाइन लिखी हुई थी ऑन 31 दिसंबर 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 million वुड बी इनकर्ड इन अगला साल फॉर प्रोवाइडिंग वारंटी सर्विसेज। तो हमारे सवाल में 1860 वुड बी इनकर्ड इन फ्यूचर ईयर्स for providing warranty, but the past event is sale of mobile with warranty card in this year, therefore it is an obligating event। अच्छा, अब जो थ्योरी का सवाल आएगा उसके अंदर कैसे डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर इसी सवाल से इंग्लिश उठाएंगे। पहले 4 महीने की बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट 4 महीने नहीं 8 महीने, इन केस ऑफ फर्स्ट 8 months सल्फर लिमिटेड प्रोवाइड्स अ warranty। However, if sulfur fails to honor, इस सवाल से आपने सोल्यूशन उठाना है अपना। However, if sulfur fails to honor its obligation for this warranty, then in this case TL will be liable। Therefore, for sales made in first 8 months, the TL should disclose a contingent liability in notes to the financial statements giving brief nature of event and estimate of financial effect। बस ये डिस्क्लोजर बन गया, हमारा डिस्क्लोजर नहीं बना मादरत, ये हमारी एक्सप्लेनेशन होगी। और इधर आपने प्रोविजन की डेफिनेशन लगानी है। प्रोविजन की डेफिनेशन में 3 बातें हैं। नंबर 1 पास्ट इवेंट, रिलायबल एस्टीमेट, प्रोबेबल आउटफ्लो, ये 3 बातें आप लिख के आएंगे। इन दिस केस रिगार्डिंग लास्ट 4 months the SL नहीं the TL is responsible for warranty। So in this case there is a past event, that is sale of units in our year, and there is a reliable estimate which can be calculated as follows। वो सारी डिस्कशन जो हाउ टू राइट डाउन वाले सफ़े के अंदर की थी, हाउ टू राइट डाउन में जाके प्रोविजन की डेफिनेशन देखिएगा, वो वाला फिक्रा आप लोगों ने याद कर लेना है और वो फिक्रा आप लोगों ने फिर लिख के आना है। ओके कौन सा है सवाल? 2। In the given scenario, warranty period is provided divided into 2, first 8 months and subsequent 4 months। Both periods are discussed separately below। बार बार ना आप लोगों ने रीड आउट करना है घर में इन सवालों को, फिर आपको जो है याद करना आसान होगा। लेकिन हाउ टू राइट डाउन की थ्योरी अगर याद करें वो ज़्यादा आसान काम है वैसे। नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड इन टीएल बुक सिंस एसएल रिस्पॉन्सिबल फॉर वारंटी क्लेम राइजिंग इन द पीरियड एंड नो कॉस्ट इज चार्ज बाय एसएल टू टीएल। हाउएवर सिंस टीएल इज रिस्पॉन्सिबल इफ एफएल डज नॉट then TL should disclose a contingent liability giving brief nature of event for estimate of financial effect। Provision should be recorded in TL's books as there is a present obligation as a result of past event, that is sale of product B। Computation of provision is as follows: 3060 minus 1200, 1860 का आपका कैरी डाउन आ जाएगा, that will be shown as a provision as a liability in the balance sheet। तो बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये नजर आने लग जाएगा फाइनल अकाउंट के सवाल में प्रोविजन फॉर वारंटी के नाम से, क्योंकि ये तो करंट लाइबिलिटी लग रही है, 1 साल के अंदर अंदर ही पे हो जानी है। ओके चलें जी, छोड़ें अब, ये हमने आपको नोट्स बांट दिए गए हैं, आज एक ही सफ़ा नोट्स का ये हमने कर लिया। अब बाकी चीज़ें छोड़ें, इंशाल्लाह आप साथ साथ करेंगे। कंसोलिडेशन शुरू करें। पास पेपर क्वेश्चन 5, पेज नंबर बता दें।
पेज नंबर 175। यार मिटा दो। अच्छा, फॉलोइंग एज अ समराइज स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सफावी लिमिटेड एंड खुदरी लिमिटेड एज ए 30 जून 2021। तो आजकल ना एसोसिएट्स की इंफॉर्मेशन वो ऐसा दे नहीं रहा, तो एसोसिएट की इंफॉर्मेशन नीचे जाके दे देता है अदर इंफॉर्मेशन में। तो पेरेंट की बैलेंस शीट है और सब्सिडरी की बैलेंस शीट है। पीपी इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट इन अंबरा एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन अंबरा एट कॉस्ट। अब ये अंबरा कौन है? ना ये सफावी है और ना ये खुदरी है। अभी ना 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 अभी डू नॉट डिसाइड एसोसिएट, हमें नहीं पता इसके कितने शेयर हमने खरीदे हैं। डोंट बी हेस्टी। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि खुदरी सब्सिडरी है या कौन है। हो सकता है बाद में खुदरी एसोसिएट निकल आए, तो अभी देखना पड़ेगा। सवाल ने भी कुछ नहीं बताया। इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और लायबिलिटीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन और यकम अक्टूबर 2020 30 जून 2021, साल खत्म होने से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने पहले। एसएल acquired 80% शेयर होल्डिंग केएल थ्रू शेयर एक्सचेंज ऑफ 1 शेयर इन एसएल फॉर एवरी 3 शेयर्स इन। एट एक्विजिशन डेट केएल रिटेन अर्निंग वाज जितने। अच्छा, पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू कब यूज होती है? पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू उस वक्त यूज होती है जिस वक्त हम अपने कह रहे हो थोड़े से शेयर ले लो। और सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू कब यूज होती है? जब एनसीआई किस पे निकालनी हो? फेयर वैल्यू पे। लिख ले, एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू कहीं यूज नहीं होती। एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू कहीं यूज नहीं होती। हाइब्रिड से इस क्लास में आ जाए, देख ले वर्जी आप। एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू कहीं यूज नहीं होती। अनलेस के सवाल कह दे हमने एसोसिएट के शेयर्स को फेयर वैल्यू पर बाय किया है, आज तक कभी नहीं कहा उसने। अनलेस के सवाल कह दे हमने एसोसिएट के शेयर्स को फेयर वैल्यू पर बाय किया। पूरा फिक्रा पढ़ लें आप एक दफा, कोई एडजस्टमेंट कराने वाली नहीं है, इसलिए मैंने पॉइंट 1 को अपने एजेंडे में भी नहीं डाला हुआ। आसान सी एडजस्टमेंट है। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब भाई सवाल मेरा आपसे ये है, क्या ये शेयर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है? नहीं हुई। एंट्री लिखने याद हो अगर आपको, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ केएल्स नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यूज एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट आप लिख लें, मैंने आपको जो काम वाले सवाल में करवा दी थी, वहां से जाके रिवाइज कर लीजिएगा। जो काम लिख लें, याद है जो काम वाला सवाल, जो काम वो कर चुका है। पहला बुलेट फारक करें। दूसरा जी, दूसरा बुलेट है मोहतरम, आपके लिए चैलेंज है, नया आया, आई कैप में पहली दफ़ा आया और बच्चों ने आधे से ज़्यादा मार्क्स ले लिए। क्यों? इसलिए कि एडजस्टमेंट अधूरी भी समझ आ रही हो तो अल्लाह का शुक्र है बंदा मार्क्स ले लेता है। मेरे पढ़ने का इंतजार करें। ठीक है जी, खत्म होगी बात। सब्सिडरी के सारे एसेट्स को एक्विजिशन डेट पे किस पे लाना होता है? लैंड वॉज कैरिड एट निन वैल्यू, कैरिंग अमाउंट लिख लें 0, इजी मार्क्स लें, कैरिंग अमाउंट 0 एंड हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ, फारक करें, इजी मार्क्स लें। बताएं एंट्री बताएं। लैंड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, लैंड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, ये लिख के इजी मार्क्स लें। अच्छा, द लैंड वॉज अलॉटेड अनकंडीशनली टू केएल, ये IS 20 टाइप को बात कर रहा है, कोई कंडीशन नहीं लगाई। द लैंड वॉज अलॉटेड अनकंडीशनली टू केएल बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन 2018, जब उसकी फेयर वैल्यू 40 थी। लेकिन हमने शायद IS 20 में ऐसा मॉडल यूज किया है जिसमें हमने उसको नॉमिनल वैल्यू पे रखना पसंद किया है, जितने पे खरीदा है। खरीदा तो 0 रुपये पे है, तो IS 20 शायद आपको ऑप्शन देता था या नॉमिनल वैल्यू पे रखें या फेयर वैल्यू पे। हमने रखा किस पे हुआ था? रख किस पे सकते थे? अब क्या 40 रेलिवेंट होगा डिस्कशन के लिए या हमें एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू चाहिए?
तो बस सिंपल एडजस्टमेंट होगी, लैंड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, ये तो पूरे नंबर आ गए होंगे इसमें, क्या मसला है। और कौन सी एडजस्टमेंट इसकी करानी है, 5 और 6, 5 और 6। बाकी सवाल देखें कितना फारग है, मशीन बेची है, कोई इम्पेयरमेंट की एंट्री है, सवाल खत्म, सॉफ्टवेयर बेचा है और इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, ऑन यकम जुलाई 2020, नजर झुकाएं ना, जरा नीचे देखें, हमारे साल के पहले दिन। ऑन यकम जुलाई 2020 एसएल एक्वायर्ड 3 मिलियन शेयर्स ऑफ अंबरा, 3 मिलियन। अभी तक मुझे पता नहीं चला सब एसोसिएट है या नहीं, 3 मिलियन से पता नहीं चलेगा क्योंकि अंबरा का बैलेंस शीट नहीं दी हुई, तो अंबरा का शेयर कैपिटल पता नहीं चल रहा। लेकिन अंबरा के शेयर वैसे खरीदे कितने के हैं, 540 मिलियन के, रिप्रेजेंटिंग 25% शेयर होल्डिंग। बस अब जाके पता चल गया ये मेरी क्या है, एसोसिएट है। तो अब कुछ भी नहीं करना, बस 3 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 25%। वर्किंग 7 खोलें जी, वर्किंग 7 बताएं जी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। कॉस्ट बोलें, सवाल में बैलेंस शीट में दी हुई है 540। ऐसे आपको तंग करने के लिए पूछ रहा हूं। एक शेयर कितने रुपए का हमने खरीदा होगा वैसे इसके, 540 डिवाइडेड बाय 3 मिलियन, हाँ जी 180 रुपए का एक शेयर खरीदा हमने इसका। ऐसे ही तंग करने के लिए आपसे पूछे, कोई फायदा नहीं इसका। 180 रुपए का एक शेयर हमने इसका खरीदा। आगे चलें। SL acquired 3 million shares of Ambara representing 25% shareholding. On that date, EL retained earning and fair value of each share was 172. हमने कितने का शेयर खरीदा, 180 का। बाजार में कितने का था, 172 का। हम सुबह सुबह जाके डीओजी से कटवा के आए अपने आप को कि 172 में हमने जो है वो शेयर खरीद लिया है, जो सॉरी हमने 180 में खरीद लिया जो मार्केट में 172 का मिल रहा था। हम पागल क्यों हैं भाईजान, आपने 25% शेयर खरीदने थे। 25% शेयर याद रखें मार्केट से नहीं मिलते। मार्केट से कोई आपको 3 मिलियन शेयर कहां से मिलने हैं, 3-4 हज़ार शेयर, 10,000 15,000 लाख शेयर खरीद सकते हैं मार्केट से, और कितने खरीद लेंगे। मार्केट में तो शेयर नहीं, आपने किसी पुराने इन्वेस्टर को पकड़ा होगा जो इसका मेन डायरेक्टर होगा कंपनी का। आपने किसी कंपनी के मेन डायरेक्टर को पकड़ा होगा और उसको कहा होगा भाई तू निकल। उसने कहा होगा 25% हिस्सा मेरा है कंपनी में, कंट्रोल मेरा नहीं है लेकिन मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो आपने उसको फारग करके कहा होगा भाईजान, वो कहते हैं मार्केट में 172 का मिल रहा है, तुझे कितने का बेचूंगा, 180 का। खरीदना है खरीद। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अनलेस के सवाल क्या कहते, ऑन यकम जुलाई एसएल एक्वायर्ड 3 मिलियन शेयर्स ऑफ अंबरा एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, वो फिर और बात है। फिर आप माशाल्लाह 3 मिलियन को 172 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लीजिएगा। तब भी हम फेयर वैल्यू को फेयर वैल्यू होने की वजह से नहीं ले रहे होंगे, तब भी हम फेयर वैल्यू को इस वजह से ले रहे होंगे ये पैसे वो हैं जो परचेज प्राइस के तौर पे हुए हैं। तो इसलिए फेयर वैल्यू इग्नोर करें और अमाउंट पेड टू ओल्ड ओनर्स बताएं कितनी है, 172 रुपए या 180 रुपए। तो डेट इज कॉस्ट। 172 वाली चीज मुझे 180 में मिली क्योंकि मैं अच्छा खासा उस पर इंफ्लुएंस चलाना चाह रहा था। ऑन दैट डेट, साल के पहले दिन, ऑन दैट डेट जिस दिन एक्वायर किया हमने, एएल्स रिटेन्ड अर्निंग वाज 2400। अच्छा, अब दो चक्कर हो सकते हैं। या तो हम वर्किंग 7 में 2 तरीके बताए थे अगर आपको याद हो, या तो हम क्लोजिंग आरी माइनस प्री आरी करके पोस्ट निकालें, या अगर इस साल खरीदे तो एक आसान हल भी है, इस साल का प्रॉफिट इधर डालें, डिविडेंड इधर डालें। 2 तरीके थे, याद आ रहे हैं। क्लोजिंग माइनस प्री आरी डालें, इधर भी पोस्ट आ जाएगी, या फिर इधर प्रॉफिट डालें फॉर द ईयर, इधर डिविडेंड डालें, लेकिन साथ साथ परसेंटेजेस लगानी है। क्लोजिंग आरी कितनी है, 2400। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून, एएल रिपोर्टेड अ नेट लॉस ऑफ 280। एएल को लॉस आया 280 का, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 60। बस डेटा खत्म है। अब आप बता दें क्या करना पसंद करेंगे, क्लोजिंग माइनस प्री आरी या खाली प्रॉफिट से खेल लें। प्रॉफिट से खेल लें, डिविडेंड नहीं है कोई, खाली प्रॉफिट से खेल लें। तो खाली प्रॉफिट से भी खेल सकते हैं, क्लोजिंग माइनस प्री के चक्कर में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने क्लोजिंग माइनस प्री के चक्कर में पढ़ना है तो वो थोड़ा सा लंबा चक्कर है, फिर आपको वर्किंग 6 करनी पड़ेगी। वर्किंग 6
हिम्मत हिम्मत, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, 2400, लॉस 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 280, ओपनिंग 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 ओपनिंग, कैलकुलेटर्स हाथों में हो, 2400, उल्टा चल रहे हैं, 2680, 2680। तो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, इधर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें क्लोजिंग माइनस प्री वो भी यही आना है, सुबह सुबह नहीं ऐसा जा रहा ना, क्या करूं। इधर यहां पे इन दोनों का डिफरेंस ले लें, क्लोजिंग माइनस प्री, या आप पोस्ट लॉसेस उठा लें, इट्स अप टू यू। शुक्र है 3/12 4/12 का चक्कर भी नहीं है। ये ओपनिंग आ रही, ओह गुड यार, वेल डन, आई मिस्ड, आपने भी मुंह ही लाया था, कोई मसला ही नहीं यार। तो चलो आगे चलो, ये तो सीधा हो गया काम, पुठा भी नहीं करना पड़ा। 2120, ठीक है। तो बात तो वही है हमारी जो हो रही थी, या तो क्लोजिंग माइनस प्री ले लें या लॉस ले लें, जो मर्जी ले लें, डन। तो डेटा जो है ना, आपको पता होना चाहिए वो दे क्या रहा है डेटा, बस ये मेन चीज़ है, आपको पता होना चाहिए डेटा दे क्या रहा है। फिर इसको यूजेज है वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप बता दें क्लोजिंग माइनस प्री ले जाऊं उधर या लॉस ले जाऊं, खाली लॉस ले जाएं। अच्छा, कहीं भी पेपर में आए ना लॉस, तो फिर पहले सोचा करें प्रॉफिट में क्लास में कहां डालता था, बस उसकी ऑपोजिट साइड पे लॉस डाल देना है। लॉस को कोई चैलेंजिंग चीज नहीं लेना, ओए लॉस आ गया, इतने ज्यादा लॉस, मैं अकेला, इस तरह परेशान नहीं होना। तो क्लोजिंग माइनस प्री इधर आता था, या हम लिखा करते थे पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट। उसकी जगह अब हम क्या ले लें, बोलें पोस्ट लॉस ले लें। इसमें ना मेरा मशवरा होगा, आप घर में ऐसे करें ताकि याद भी रहे। इधर प्रॉफिट आता था पोस्ट, इधर पोस्ट लॉस आ जाए। लॉस बोले 280 का 25%, 70। प्लीज 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 प्लीज, जनरल एंट्री साथ 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 साथ, वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर, मुझे तो वर्किंग नंबर ही भूल गया, 3 था, CRE, CRE, ठीक है जी। किसी को याद है PRE, SRE, ARE, डन। उधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट, ARE 7। चलें, लिख के काटें भी जरूर, काटना सुबह से शुरू करें ताकि काटने की आदत पड़े। फिगर्स को पता नहीं क्यों हंसने लग जाते हैं, हमें तो हंसी ना आवे। यार तेरा दोस्त किधर है, लाल अपर आ रहा है, ओके आगे जी। OCI, OCI ये तो वैसे ही पोस्ट है, बस इसमें तो क्लोजिंग माइनस प्री भी नहीं कर सकते, डेटा अवेलेबल नहीं है, ये तो ऑलरेडी क्या है, पोस्ट है। तो पोस्ट OCI, इधर क्या आता है, पोस्ट RE, इधर ही आएगी, बोलें पोस्ट OCI। जहां पोस्ट RE वहां पोस्ट OCI। कितनी, 60 इंटू 25%, जी कितना, 15। जिस तरह पोस्ट RE से खेलना है उसी तरह पोस्ट OCI से खेलना है बैलेंस शीट के सवाल में। इसकी अब डबल एंट्री जो है ना, वो असूली तौर पे कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में नहीं जानी चाहिए, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस टाइप अकाउंट में जानी चाहिए। बट कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट हमें अवेलेबल नहीं है सवाल के अंदर, इसलिए आईकैप ने इसको जबरदस्ती CRE में डाल दिया है। ए का रिवैल्यूएशन सरप्लस या ए का OCI, इसको जबरदस्ती इसने यहां डाल दिया है आईकैप ने, बट इधर डालना नहीं उसको चाहिए था। द रीजन इज के कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में जाना चाहिए था।
तो ये लिख लें, फिर मैं आपको करवा देता हूँ। हम भी गुजारे में इधर ही चला देंगे। इसमें ना थोड़ी सी बहस आज मैंने करनी है कि एक थोड़ी सी अलार्मिंग सी चीज़ है, सुन लें सारे। एसोसिएट रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर रही है और रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रही है, लेकिन पेरेंट और सब्सिडरी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि पेरेंट और सब्सिडरी के हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल नहीं है। तो पेरेंट और सब्सिडरी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि आज थोड़ी देर में क्लास में धमाका होगा बीच में एक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसोसिएट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप। जब एसोसिएट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप और पेरेंट और सब्सिडरी इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुप, तो इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर एसोसिएट की अकाउंटिंग पॉलिसी कोई और है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। पेरेंट और सब्सिडरी अगर अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं और एसोसिएट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रही है, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। एसोसिएट करे जो मर्जी करे, भाड़ में जाए, एसोसिएट की अपनी मर्जी है। एसोसिएट हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। एक लफ्ज़ से स्टैंडर्ड में ग्रुप, ग्रुप का मतलब है पेरेंट एंड सब्सिडरी। तो पेरेंट और सब्सिडरी हमारी नज़र में ग्रुप हैं, एसोसिएट ग्रुप नहीं है। इसलिए हम उसकी लाइन बाय लाइन चीज़ें ऐड नहीं करते थे, हमारी नज़र सिर्फ उसकी आरी पे होती थी। इसलिए एक जहन आपके जहन में सवाल आ सकता है कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तुम रिवैल्यूएशन सरप्लसेस भी रिकॉर्ड कर रहे हो एसोसिएट, और पेरेंट और सब्सिडरी बेचारे कॉस्ट मॉडल चल रहे हैं। पेरेंट और सब्सिडरी क्यों कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? नजर मार लें, पेरेंट और सब्सिडरी की किताबों के अंदर आरई के नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी बातें भी आपको लिखवानी है। लेकिन अब बता दें, मजबूरी में कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में क्यों नहीं बना सका? क्योंकि पेरेंट और सब्सिडरी के ये अकाउंट्स हैं ही नहीं। तो मजबूरी में कहां डाल दिया? सीआरई। स्टार डाल के लिख लें। इसको वैसे कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में डालना चाहिए था, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं था। इसको वैसे कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में डालना चाहिए था। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में या कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस में? इसको कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में डालना चाहिए था, लेकिन अभी उसका डेटा अवेलेबल नहीं था। ठीक है जी, पिक्चर लेनी है, जो भी करना है ले लें। अगले सवाल की तरफ आ जाए। क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से एक सवाल और रह जाएगा, वो जो लेटेस्ट एंड में आया हुआ है, फिर कंसोलिडेशन को ख़त्म करके आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ लिख लें, ए इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप एंड पेरेंट एंड सब्सिडरी आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप। ए इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप, however parent and subsidiary are a part of group. इसलिए ए अगर ओसीआई रिकॉर्ड कर रही है तो खैर है, करे। इसलिए ए अगर ओसीआई रिकॉर्ड कर रही है तो खैर है, करे। जी जी, ये भी लिखना है, ये लिखने के लिए अलग क्लास अब नहीं होगी। इसलिए ए अगर अलग से ओसीआई रिकॉर्ड कर रही है तो करे, बल्कि अकेली लिखें, ए अगर अकेली ओसीआई रिकॉर्ड कर रही है तो करे। ये डायग्राम बना लें, ए को सर्कल से बाहर निकाल दें धक्के देके, जा जो मर्जी कर, तू जाने तेरा काम जाने, आज के बाद इधर नजर ना आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ खुशी लिमिटेड, मुतमिन लिमिटेड एंड फ्यूरियस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। HLSLFL, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं फाइनल अकाउंट में एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस। अदर इनकम, गेन ऑन रीमयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? गेन ऑन रीमयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो ये लिखें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स।
रीमयरमेंट कैसे होती थी? इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट खुलता था, ओपनिंग बैलेंस आता था, कैरी डाउन, ओपनिंग वैल्यू 10 रुपए, क्लोजिंग वैल्यू 12 रुपए, तो हम कहते थे शेयर महंगा हो गया, शेयर महंगा हो गया। गेन ऑन रीमयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, गेन, लॉस, गेन। इसका मतलब है इसने भी आगे किसी के शेयर खरीदे हुए, इसने भी आगे किसी के शेयर खरीदे हुए, इसने भी आगे किसी के शेयर खरीदे हुए, और ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी शेयर्स होते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, और सरप्लस अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी। मैं अकेली सरप्लस वाला मॉडल फॉलो कर रही हूं, करो, करती रहो, बाढ़ में जो मर्जी करो, तुमसे कोई लिफ्ट कराई है? तो आप देखें यूनिफॉर्मिटी नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसीज में। क्यों? ये कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, ये कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, और ये आप क्या मतलब इसके सरप्लस को P&L के फेस पे नहीं लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, लेकिन बाकियों को मजबूर नहीं करेंगे कि इस मॉडल के ऊपर आओ, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप। तो ये करती है तो करती रहे अकेले, इसकी फिगर्स को शो कर दें इंशाल्लाह फेस के ऊपर। द रिवैल्यूएशन सरप्लस वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 21। सरप्लस किस दिन निकला है? तो शायद वो ये कहना चाह रहा था कि सरप्लस को रिटेन अर्निंग में शिफ्ट नहीं करना, शायद इस वजह से, पता नहीं उसने लिखा है, और तो मुझे कोई रीजन नजर नहीं आ रही। और वैसे सरप्लस को रिटेन अर्निंग में शिफ्ट करते भी स्टेटमेंट इन इक्विटी में है, और स्टेटमेंट इन इक्विटी शायद हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन कम से कम अगर वर्किंग 6 करनी पड़ी तो वर्किंग 6 के अंदर एक कॉलम बनता है रिटेन अर्निंग का, उसके अंदर एक सवाल जहन में आ सकता था कि सरप्लस को रिटेन अर्निंग में शिफ्ट करना है या नहीं। तो वर्किंग 6 में रिटेन अर्निंग के कॉलम के एतबार से शायद ये बहस थी, लेकिन इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन ही अल्लाह का शुक्र है ईयर एंड के ऊपर हुई है। प्रॉफिट बता दें जरा, एक दो इन्फॉर्मेशन पढ़ लूँ। सब प्रॉफिट बताने से पहले देखना पड़ेगा ये अदर इनकम है या OCI है, ये P&L है या OCI है, क्योंकि हो सकता है गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉडल यूज हो रहा हो FVTPL या FVTOCI। तो FVTPL और FVTOCI को जहन में रख के कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ लें ताकि इसको ज़रा डिस्कशन को साथ ही क्लोज कर दें। पॉइंट 4 है ना, HL has designated its investment in listed securities as subsequently measured at FVTPL, whereas SL and FL irrevocably elect their respective investments at initial recognition on यकम जून। यकम जून को खरीदी होंगी इसने, यकम जून को खरीदी होंगी, ऐसे ही बता रहा है। इसका मेरा नहीं ख्याल को फायदा होगा, 7 महीने का क्या कोई डिवेंचर तो है नहीं कि इंटरेस्ट निकालना हो 7 महीने का। तो एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट FVTOCI, तो ये FVTPL फॉलो कर रहे हैं, FVTOCI और ये FVTOCI। अच्छा, यहां एक थोड़ी सी बहस है और कि भाईजान पेरेंट और सब्सिडरी तो पार्ट ऑफ ग्रुप है ना, इन दोनों में तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो इट इज नहीं, ये आपको चॉइस अवेलेबल है, चॉइस ही तो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। आपने स्टॉक खरीदा, आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि FIFO या वेटेड एवरेज। मुझे बात कंप्लीट करने दो, फिर सवाल लेता हूं। आपने स्टॉक खरीदा, आपके पास चॉइस अवेलेबल है FIFO या वेटेड एवरेज। आपने इसी तरह जो है वो फिक्स एसेट खरीदा हुआ है, आपके पास चॉइस अवेलेबल है कॉस्ट मॉडल पे रखें या रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर रखें। इसी तरह IFRS 9 चॉइस देता है उनमें जिनको आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखा हो, वहां चॉइस नहीं देता, वहां FVTPL, और जिनको आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हो वहां चॉइस देता है या FVTPL या इलेक्टिव मॉडल, एंड इलेक्टिव मॉडल इज FVTOCI। अब असूली तौर पे अगर देखें तो इसमें तो भाड़ में जाए, ये जो मर्जी करे, तूने रिवैल्यू करना है PPE को रिवैल्यू कर, तूने IFRS 9 के मुताबिक FVTOCI लगाने लगा, हमें तेरे से कोई मसला नहीं, तेरे पे हमें एतराज नहीं। लेकिन इन दोनों को अगर मैं सामने रखूं तो इन दोनों को सामने रखते हुए मेरे जहन में एक सवाल आ सकता है कि सब्सिडरी को पेरेंट वाला मॉडल फॉलो करना चाहिए, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मर्जी करे, बट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन इसे सेम मॉडल फॉलो करना चाहिए। तो उसका जवाब है नो, क्योंकि IFRS 9 में एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ये इर्रेवोकेबल है। अब असूली तौर पे इसको FVTPL पे आ जाना चाहिए था, लेकिन एक IFRS 9 में लिखी हुई बात इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देती। FVTOCI के रास्ते पे डाल दिया तो बाद में आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो अब आप डिस्कशन लिखें, पहले आप ऐसा करें कि 20 और 100 के ऊपर ऐसे बनाएं एक छोटा सा गोल दायरा,
20 और 100 के ऊपर गोल दायरे में ऐसे निशान लगा दें और ऊपर लिखें 20 और 100 के बारे में एक बात, तू जो कर रही है कर, तू जो कर रही है कर। अच्छा, अब 80 पे आए और 80 पे आके इस तरह का निशान बनाएं, इस तरह का निशान, और ऊपर लिखें तुझे वैसे FETPL फॉलो करना चाहिए। 80 पे निशान लगा के तुझे वैसे FETPL फॉलो करना चाहिए, लेकिन FETOCI इररिवोकेबल है। तुझे वैसे FETPL फॉलो करना चाहिए जो पेरेंट कर रहा है, लेकिन FETOCI इररिवोकेबल है, इसलिए तू फिर इसी पे रह, इसलिए तू फिर इसी मॉडल पे रह। ओके, कैलकुलेटर पकड़ें, प्रॉफिट बता दें, प्रॉफिट बता दें। 44100 माइनस 2880 माइनस 800 प्लस 414 प्लस 1 है, ये अदर इनकम में जाएगा भाईजान, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं जाएगा, ये PBT से पहले वाली चीज है, ये उसी ये P&L में डाल रहे हैं ना गेन, तो प्लस 195 इज इक्वल टू 1029। ये पैट आ गया, असल में टैक्स वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, ये पैट आ गया। 2250 माइनस 1125 माइनस 550 प्लस 216, बस 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 बस, इसको माइनस ना करें, ये उसी टाइप चीज है। पैट बताएं, -50, ठीक है, गुड, -50 741 2100 माइनस 1365 माइनस 303 प्लस 95 ना प्लस 20 नहीं -35, ये तो सरप्लस है। IS 16 में अगर लॉस होता तो फिर और बात थी, फिर वो P&L टाइप होता, अभी सरप्लस है, तो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट एंट्री हुई होगी, एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट 492। चलें जी, वर्किंग 6। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम, पैट बता दें सबके, 1029 741 और 492। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यकम जुलाई 20, बताएं हमारे साल का 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले हमने किसको खरीदा बोले, सब्सिडरी को, और एसोसिएट को जल्दी 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 जल्दी, एसोसिएट को यकम मार्च को, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 महीने, 10 यकम अप्रैल होता है 9 महीने, 10 महीने पहले, तो सब्सिडरी को 1.5 साल पहले, और तो 1.5 साल में फिर अब चीज़ें ज़रा ध्यान से उठा के चलनी है। शेयर कैपिटल ऑफ इन्वेस्टी उसका इतना है, शेयर कैपिटल उसका, उसकी बैलेंस शीट में दिया होता था ना, ये शेयर कैपिटल, ये पिछले सवाल में ये जो बैलेंस शीट में दिए होते थे शेयर कैपिटल, तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल उसने दिया है, और एसोसिएट का शेयर कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टी किस दिन की, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टी जी, अंडरलाइन करें एक लाइन, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की आ रही, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी वो प्री आरी वाली टाइप फिगर है, तो इसको शायद कोई निकालने की ज़रूरत
ना पड़े। तो अब मैं देख लेता हूँ, मुझे प्री आर ई गिवन है तो शायद मुझे अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही वर्किंग 6 पूरी करने की, क्योंकि वर्किंग 6 में एक ही चैलेंज होता था, प्री आर ई निकल आए। प्री आर ई मिसिंग होती थी, प्री आर ई निकालने के लिए करता था, और क्लोजिंग आर ई अवेलेबल भी नहीं है। हाँ, क्लोजिंग आर ई नहीं अवेलेबल ना, क्लोजिंग आर ई बैलेंस शीट तो अवेलेबल नहीं है सवाल में, क्लोजिंग आर ई भी अवेलेबल नहीं है, ओपनिंग आर ई भी अवेलेबल नहीं है, प्री आर ई अवेलेबल है। उसका क्या करना है, उसको तो कहीं और डालेंगे। ओके, और दूसरी बात, सवाल में ये जो मैंने प्रॉफिट्स निकाल ली हैं वर्किंग 6 में, ये मुझे हेल्प आउट कर देंगे। ये वर्किंग 5 में चला जाएगा और ये वर्किंग 5.1 में चला जाएगा, तो ये शायद फिगर्स हेल्प कर दें। वर्किंग 6 अभी बज़ाहिर क्यों नहीं पूरी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की आ रही मुझे चाहिए होती हैं, वो उसने ऑलरेडी दे दी हैं। चलें आगे। फॉलोइंग, इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं मैंने डिस्कस करनी है? जो फर्स्ट कॉल छिक के रखो, यही काम करते रहो पूरी रात। फॉलोइंग आर द कंसिडरेशंस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स शेयर्स। फॉलोइंग डाटा आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कंसोलिडेटेड पी एंड एल एंड ओसीआई। लेकिन एक चीज़ बनानी पड़ेगी आपको, वर्किंग 1 मस्ट बनानी पड़ेगी, वर्किंग 1 बनानी पड़ेगी। वर्किंग 1 बनाए बगैर आपका गुजारा नहीं चलेगा। चलो लगाओ यार, फारक करो, फिर सवाल को कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, सवाल फिर करना शुरू करना है तो फिर करें, फिर उठाएं इसकी सारी चीज़ें, फिर इसको काटें। एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, ये तो ओसीआई टाइप चीज़ें हैं ना, इनको तो नहीं मैं काट सकता। ठीक है, तो मेरी नज़र इनके पैट पे होनी चाहिए और इनकी ओसीआई पे होनी चाहिए। क्लियर? ओके, उठाएं जी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बताएं जी। सेल 4100 प्लस 2250 को बोल दिया करेगा, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हो। कॉस्ट ऑफ सेल 2800 1150। जी जी, आगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 800 550। आगे। चोरी तो नहीं जानी सब्सिडरी के प्रॉफिट्स पे, 1.5 साल पहले खरीदा हुआ है तो फिर हमारे साल के पूरे प्रॉफिट्स आने हैं। आगे। अदर इनकम 400 और 216, 414 216। इसको उठा लें 195 को अदर इनकम में उठा लें। अलग लाइन आइटम के तौर पे डालना है वो आपकी मर्जी है, इधर ही उठा के डाला जा सकता है। अदर इनकम में 195। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, थ्रू पी एंड एल, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। फाइनेंस कॉस्ट 50। नहीं, पेरेंट को तो कभी नहीं चेंज करवाएंगे हम। फाइनेंस कॉस्ट पेरेंट की वजह से किसी और को करवा सकते हैं, पेरेंट को तो मॉडल चेंज नहीं करवा सकते। ओके, थोड़ा सा ज़रा मुझे बता दें, अब फेस के छोड़े छोड़े लिमिट, अब मुझे ये बता दें, ठीक है जी, पी एंड एल का फेस, अब थोड़ा सा ना रिवीजन करें। एक है पी एंड एल का फेस, एक है वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3। अभी अगर वक्त ने इजाज़त दी तो आपको दिखाऊंगा अभी ये वर्किंग्स। वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3, ये अब नहीं, यहाँ नहीं की थी। बहरहाल ये हमने एक दफ़ा काम किया था पास पेपर के क्वेश्चन 1 के अंदर, पास पेपर के क्वेश्चन 1 के अंदर इधर पैट हमने ऊपर डाले थे। उसके बाद ये वर्किंग 5.2, 5.3, 5.2 में एस का ओसीआई था और 5.3 में ए का ओसीआई था। याद कर लें, 5.2 में एस का ओसीआई था, 5.3 में ए का ओसीआई था। ये शायद आपको याद आ रहा हो। अच्छा, अभी मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा, अभी मेरा आपसे कोई और सवाल है। आई एम टॉकिंग अबाउट पी एंड एल का फेस। पी एंड एल के फेस पर ये चीज़ें कैसे जानी है, इधर से मत देखें, चीज़ें भूल जाएंगी आपको। पी एंड एल के फेस पे चीज़ें कैसे जानी है?
P&L के फेस पे P का पूरा OCI जाना है, जिस तरह सेल पूरी जाती है। P&L के फेस पे S का पूरा OCI जाना है, P&L के फेस पे S का पूरा OCI जाना है। और P&L का फेस तो ना बोलूं मैं, वैसे P&L तो P&L होता है, SOCI अगर बोलूं तो ज्यादा अच्छी बात है। तो SOCI में P का पूरा OCI और S का भी, बोलें P का पूरा OCI, S का। दो चीजें और अब मैं आपको बताने लगा हूं, A का पैट का शेयर और A का OCI का शेयर। This I have not discussed with you working 5, 5.1, 5.2, 5.3. That is a separate discussion. That is important for appropriation. Attributable to. Attributable to की जब बहस करेंगे तो वर्किंग 5 भी आएगी, 5.1 भी आएगी, 5.2 भी आएगी, 5.3 भी आएगी, वो वर्किंग सारी आएंगी। जब किसकी डिस्कशन होगी? एट्रीब्यूटेबल की। मुझे रिवाइज कराएं, P&L के मुंह पे क्या आता है? P का पूरा OCI, S का पूरा OCI। जिस तरह A का पैट का शेयर आता है, उसी तरह A का OCI का शेयर आएगा। लेकिन फिर अगर वो मैंने लिखना है तो मुझे उनके लिए A के वर्किंग के टी काउंट भी खोलने पड़ेंगे साथ ही। तो ऐसा करते हैं, A की स्टोरी को भी नहीं छेड़ते, अभी दो काम मुझे करवा दें। यहां मुझे P का पूरा OCI और S का पूरा OCI डलवा दें, क्योंकि मैंने पूरी सेल और पूरी सेल दोनों की डाल दी है, तो पूरा पूरा OCI डलवा दें। सेल से याद रखें, पूरी पूरी सेल दोनों की आती है, पूरा पूरा OCI। P का OCI नहीं है, P का OCI नहीं है। S का OCI है कितना? 80। दो तीन लाइनें मैं छोड़ू यहां पे, चलें जी। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आप जो है फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व, P का OCI 0 है, S का बता दें पूरा पूरा 80, बट दिस इज नाउ नेगेटिव, तो इसलिए इसको ऐसे लिखिए। डन? ओके, अब क्या क्या आ गया फेस पर? P पूरा, S पूरा, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, चार वर्किंग्स आपके सामने खोलता हूं, लेकिन चार वर्किंग्स खोलकर उनमें से मैं सिर्फ A वाली दो खोलूंगा जिनको मैं आगे चलाऊंगा। फिलहाल चार खोल के छोड़ देता हूं। S प्रॉफिट, यार को मार्कर अच्छा सा लाएं जी। A प्रॉफिट, S OCI, A का OCI। चलें खोलें, यहां था नोट कर लें सारा, 2-3 मिनट दे रहा हूं। आप घर से कुछ और सोच के आए हुए थे, देख लेते हैं। नहीं, पूरा सवाल तो नहीं करवाऊंगा। हाँ मैं बताता हूँ, चला दो इसी चलाना है। जी अब्दुल्ला, अच्छा चलें रोकें। हाँ